बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जजेस को खत या जजेस का खत, दोनों मामलों के ऊपर ही इंक्वायरी हो रही है। एक पे सुमोटो एक्शन है सुप्रीम कोर्ट का और दूसरे पे हुकूमत कहती है कि हम इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से इसका खैर मकदम करेगी या माजी की तरह इसको रद्द कर देगी, आज के प्रोग्राम में जायजा लेंगे। मेरे साथ लतीफ़ खोसा साहब मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, और साथ साथ ये भी जायजा लेंगे, ये भी पूछेंगे उनसे कि बुशरा बीबी के वो वकील हैं। बुशरा बीबी किसी जहनी दबाव का शिकार है, आखिर उन्हें क्यों लगता है कि उन्हें जहर दिया गया, कि जब डॉक्टर्स की रिपोर्ट ये कहती हो कि उनको जहर नहीं दिया गया या उनके खाने के अंदर अब तक के शवाहिद के मुताबिक हार्पिक के या किसी चीज़ के कोई कतरे नहीं मिलाए गए। लतीफ़ खोसा साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खोसा साहब, ये फरमाइएगा कि जजिस को ख़त लिखा गया था पहले, लिखा गया है बाद में, और लिखा गया था उनकी तरफ से पहले। एक के ऊपर तो सुमोटो एक्शन हो गया है, क्या मुकम्मल इंसाफ के तकाजे पूरे हो जाएंगे, ये भी जवाब दीजिएगा। और साथ साथ ये भी फरमाइएगा कि जजेस को जो ख़त आया ये कितना ख़तरनाक है, इस पर हुकूमत की इंक्वायरी कमीशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे देखती है? देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत जो हुकूमत ने बनाई थी, यानी वो इससे ज़्यादा क्या मज़हका खेज़ बात हो सकती थी कि 6 जज साहिबान ने हुकूमत ही के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाए, एग्जीक्यूटिव के ख़िलाफ़ और एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। और जिस तरह से उन्होंने जो उसमें अपने साथ जो अनेक्सेस भी लगाए थे, उसमें भी जिन चीज़ों की मिसालें दी थी, मसलन घरों में जो है उनके बेडरूम्स तक में जो है कैमरे लगाने और ऑडियो और वीडियो के जो है आलात लगाने का वो शर्मनाक हरकत थी। और उसके बाद जो है उनके बच्चों पर जो उनके दबाव डालकर और बरादर निस्बती को अगवा करके ले जाकर और इलेक्ट्रिक शॉक्स जिस तरह दिए गए थे और जिस तरह से पेपर बॉम्ब्स जो है सेशन जजों के घरों पर फेंके गए थे, ये तमाम चीज़ें ऐसी थीं जो एग्जीक्यूटिव ही पर इल्ज़ाम लगाए थे जज साहिबान ने। और ये तसलसल से शौकत सिद्दीकी साहब का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसका तसलसल था, कंटिन्यूटी थी, और आज तक वो असरात जो हैं निज़ाम अदल पर इस तरह से उसे यानी जंजीरें जकड़ के उससे ये इंसाफ के ऐवानों में जजेस को बिठाया हुआ था। तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर को बुलाना ही चीफ जस्टिस साहब का जो है वो नाजवाज़न था। और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का अंडर दी कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट 2017 में वो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस को कमीशन का बनाना, और फिर जो TORs उसको टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए गए, उसमें भी जजेस को उल्टा, जो शिकायत करने वाले हैं उन्हीं को उल्टा कटहरे में खड़ा कर दिया गया था। और फिर वफाकी काबीना ने जो फतवा दिया, माशाअल्लाह, उन्होंने कहा जजेस की जानिब से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर ये इल्ज़ाम लगाना नाजवाज़न था, इनअप्रोप्रिएट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो भाई ये ढोंग और मजाक था इस कौम के साथ और सुप्रीम कोर्ट के साथ। ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म साहब ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट का मुतय्यन था, ये तो मैं समझता हूँ भला उन जज साहबान की जो चीफ जस्टिस साहब तसद्दुक़ जिलानी साहब, जिन्होंने एक मरासला लिख कर उन्होंने मुस्तरद किया और उन्होंने कहा ये ना तो कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट की एग्जीक्यूटिव की दस्तरस में ये मामला आता है और ना ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस इस काबिल हैं कि मैं इसको जो है कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट का जो है सर अंजाम दूँ फ़राइज़, और उन्होंने उसको मुस्तरद करके वापस भेज दिया। सो ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत को तो जो ख़ुद एक इसमें मुल्ज़िम का किरदार अदा कर रही है, क्योंकि बेनिफिशरी सिर्फ़ और सिर्फ शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत है। इसी के ऐसे फैसलों की वजह से ही, चाहे उन्हें बरी किया गया नवाज शरीफ की बरीयत, वो भी इनको फ़ायदा हुआ, शहबाज को बरी किया गया, हमजा को बरी किया गया, हसन नवाज को बरी किया गया, हुसैन नवाज को बरी किया गया, वो भी इन्हीं के मफाद में जिस तरह से भी इन्होंने अदालतों से फैसले लिए उसका शाखसाना मिलता है उसमें। लेकिन खोसा साहब, सवाल एक पैदा होता है कि और इसी तरह जो इमरान खान को सजाएं की गई वो भी जो है इसी जो है स्पेल के तहत सजाएं की गई। तो फिर जाहिर है कि ये सारा ढोंग रचाया गया था। और मैं तवक्को करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बैठकर इस मामले को देखेगी, क्योंकि ये बहुत संगीन मसला है। लेकिन खोसा साहब, तहकीकात किस तरीके से होंगी अगर सुप्रीम कोर्ट
जो है वो सुमोटो एक्शन लेता है, तो सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी करने का या जो है वो कोई इन्वेस्टिगेशन करने का तो इदारा नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन अल्टीमेटली एग्जीक्यूटिव को ही पास करेगा कि जी आप ये काम करके दें या तहकीकात करके दें, तो गेंद फिर वहीं नहीं जानी। आपको किसने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इदारा नहीं है? ये आप जो है इनकी हुकूमती जो माशाअल्लाह ये सना खान है, आप उनकी बात पे कर रहे जा रहे हैं। अरे बाबा, सुप्रीम कोर्ट के पास खुदारा पूरा का पूरा अख्तियार है। जब पहला चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब ने किया था, जो 25 पंचर या 35 पंचर की बात थी, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात थी या वो रेफरेंस हुई थी, उसमें सारी शबाहत जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने खुद कलम बंद की थी। चाहे वो इनका जो अब वो हैं जिन पर इल्ज़ाम था उनके बयानात थे, या इसी तरह असगर खान का केस जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद किया था। असद दुरानी का जो है बयान अल्फी मौजूद है, उसमें उस वक्त के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उसका बयान मौजूद है। वो 2013 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज 1 रिपोर्टेड है। और इसी तरह जब इन्होंने काजी फाइज ईसा साहब ने जो किया था, वो भी एक जुडिशल प्रोसेस में जो फैजाबाद धरने का था, उसमें भी सारा इन्होंने लिखा है, सब कुछ किया है। कौन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अख्तियार नहीं है इंक्वायरी करने का? भाई, सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट कोर्ट है और उनके पास आर्टिकल 190, आर्टिकल 184(3), आर्टिकल 187 मुकम्मल अख्तियारात हैं सिविल कोर्ट के और क्रिमिनल कोर्ट के। और उससे भी वो मुतजावज होकर वो किसी भी पाकिस्तानी इदारे और किसी भी अफसर को, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो DG ISI हो, चाहे वो DG नारकोटिक्स हो, चाहे वो DG एस्टेब्लिशमेंट हो, FIA हो, कोई भी हो, पैमरा हो, वो सभी को बुला सकते हैं और वो इंक्वायर कर सकते हैं। और सिटिंग 6 जजेस, माफ़ कीजिएगा, किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी या किसी सबॉर्डिनेट इदारे के पास नहीं जाएंगे और ना जाना चाहिए सर्विंग जजेस को, क्योंकि ये सर्विस ऑफ पाकिस्तान नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन ऑफ द स्टेट है वो किसी सबॉर्डिनेट, सबसर्विएंट या किसी ब्यूरोक्रेट या किसी सिविल सर्वेंट के पास जाके पेश नहीं होता है इंक्वायरी में भी। सो इसलिए इसका तो सिर्फ एक ही इदारा बनता है और वो सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल अख्तियार है और सुप्रीम कोर्ट को अपना ही निज़ाम अदल के इदारों को बचाना है। अगर आपने पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाना है और इस मुल्क को आगे ले के जाना है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये जो निज़ाम अदल पर जो ये काले बादल मंडला रहे हैं या इसको कॉन्स्टिट्यूशनली इसको कैप्चर कर रखा है, उससे आज़ाद कराना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होगी। ठीक हो गया। खुदा साहब ये फरमाइएगा कि जो खत आया है जजेस को, जिसके अंदर जो है वो पाउडर निकला है और एक खोपड़ी का निशान बना हुआ है, बड़ा खौफनाक सा, खतरनाक सा, इसके ऊपर हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन बनाया, तो इसका तो खैर मकदम आप करते हैं ना, ये तो हुकूमत को ही करना था ना। देखें, ये तो फिर वही भोंडी हरकत है कि जब भी ऐसी कोई बात आती है तो जजेस को अंडर प्रेशर करने के लिए ये जो है हरकतें की जाती हैं। मुझे बताएं कि ये पाउडर जिसमें है वो मुझे चीफ जस्टिस, परसों मैं इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस के मुझे जो उनका सेक्रेटरी था उसने बताया कि मैं खोलने लगा तो मुझे फ़ोन आ गया दूसरे जज साहब के रीडर का कि खुदारा मत खोलना। कहते हैं मेरे नायब कासिद ने वो जो नीचे से खोला था तो एकदम उसका चेहरा जो है वो सुर्ख हो गया और आबलों की तरह उसके सारे जिस्म पर इस तरह है, वो भागकर पानी उसने जो है किया। ये आर्सेनिक है, इसमें जहर है। माफ़ कीजिएगा, मुझे बताएं कि क्या ये आम आदमी कर सकता है ऐसी हरकत, या उसको पता भी है आर्सेनिक क्या बला है, या वो पोस्टल जो है इस तरह से भिजवा सकता है? तो ये बंद होनी चाहिए, ये रियासती तखरीबकारियाँ इस तरह से कि किसी आपने इदारे को जो है अपने उसको प्रेशराइज करके अपनी जो है उसको उसमें कैप्चर करके अपनी तहवील में लेके मनपसंद उस पर डिक्टेशन करनी है या उस पर वो है हुक्मरानी करनी है। ये जब तक खेल नहीं ख़त्म होगा तब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा खोसा साहब, आपके हवाले से एक तनकीद सामने आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरान की कि आप कोर्ट में पेशी की बजाय आप इमरान खान साहब से मिलने जेल चले गए, तो क्या वो कैजुअल था? कोर्ट में केस में पेश होना इतना अहम नहीं था? पहले तो ये इशू ही कोई नहीं है, पता नहीं ये कोर कमेटी में बातें होती हैं, कोई बात नहीं है, सारे तो बीच में नहीं होते हैं।
उस दिन ये ख़त आया था और हमारा दो आरा थी। एक हमारी राय थी कि इतना बड़ा जो है जज साहबान ने निज़ाम अदल पर किया है जिसका हम सबसे ज़्यादा जो है सफ़र किया है, और हमारी जितनी ये सज़ाएँ करवाई गई हैं ये उसी जो बैरूनी असरात के ताबिक की गई हैं ये सज़ाएँ। क्या ऐसी सूरत में हमें उन्हीं जो है मुनसिफ़ों के सामने पेश होना चाहिए जिनके ख़िलाफ़ शिकायत की हैं 6 जजेस साहिबान ने? तो ये इसके लिए जो है दो आरा आ गई। एक आरा राय ये थी कि नहीं पेश होना चाहिए और हमें इस इशू को जब तक ये असरात ज़ाहिल नहीं होते और मंतकी नतीजे पर नहीं पहुंचता, निज़ाम अदल की जंजीरें टूटती नहीं हैं और ये इंसाफ के ऐवानों में कानून और आइन के मुताबिक जो है इंसाफ नहीं होता, हमें इसमें नहीं शराकत करनी चाहिए, क्योंकि वो 6 जज भी मायूसी का जो है उनको तासुर मिलेगा। दूसरा ये था कि हम मंतकी नतीजे पर इनको पहुंचा चुके हैं। इन केसेस को जो चल रहे हैं इनको हम मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, क्योंकि इस इंकशाफ के बाद उन जजेस जो सुन रहे हैं वो भी मोहतात हो जाएंगे, मुतबन्ना हो जाएंगे और वो भी उन असरात को शायद वो नहीं अपने ऊपर हावी करने देंगे। सो दो आरा थी तो उन्होंने कहा खान साहब से पूछ लिया जाए। मेरी सरबराही में हमने इजाज़त ली, 11 बजे का टाइम लिया। ये तो पेशी 2 बजे थी, इससे पहले ही पूछना था हमें। सो इसलिए हम खान साहब के पास चले गए। मैं अकेला नहीं था उसमें, बैरिस्टर गौहर भी था उसमें, जो है अली मोहम्मद ख़ान भी था उसमें, चीफ विप हमारा आमिर डोगर भी था उसमें, अली बुखारी साहब भी थे उसमें, मरवत भी था, शेर अफजल मरवत थे। ये हम 6-7 लोग हम थे और 2 बजे की बजाय उन जेल के आप बादशाहत है वहाँ चलती है, अदालत के हुक्म को नहीं मानते। उन्होंने 11 बजे की बजाय 2 बजे जाके मुलाकात करवाई। पीछे से 1 बजे आवाज़, 1:30 बजे 2 बजे आवाज़ पड़ी और उन्होंने कहा कि खोसा साहब वहाँ हैं। तो उसमें जो है फिर लोगों ने बातें जो है इस तरह की कि क्यों पेश नहीं हुए और उधर क्यों चले गए। इधर उधर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पेशी जो है उससे कोई खान ने बाहर नहीं आ जाना था। और भी केसेस थे और अभी वो केस चल रहा है। ये नहीं कि मेरी नामौजूदगी की वजह से उसका जो है कोई खारिज कर दिया गया है। वो हमारी एक बात थी, जिन दोस्तों को नहीं पता था उनको बता दिया गया और उनकी तशफ़ी हो गई। ये कोई इशू है ही नहीं कि आप इतनी देर मुझसे ये पूछ रहे हैं। मैंने वैसे कर दिया है। मगर खोसा साहब ये फरमाइएगा कि आप बुशरा बीबी के वकील हैं। बुशरा बीबी किसी दबाव का शिकार है कि उन्हें लगता है कि उनको जहर दिया जा रहा है या किसी चीज़ के कतरे उनके खाने के अंदर मिला दिए गए हैं? क्योंकि डॉक्टर्स की रिपोर्ट तो कहती है कि वो उनको कोई इस तरह के शवाहिद नहीं मिले कि जिसमें उनको जहर की तस्दीक हो सके। तो आप मिलते हैं, किस वजह से उनको ये ऐसा लगा? एक तो डॉक्टर की ये रिपोर्ट नहीं है, माफ़ कीजिएगा। उसने कहा है मैं सरसरी तौर पर देखा है, बाकी टेस्ट तो उसने किए हैं। उसने कहा बज़ाहिर कोई जहर के आसार नहीं लगते। ये उसने नहीं रद्द नहीं किया इसको। दूसरी बात है, जहाँ तक मेरी मुलाकात, मैंने बनी गाला में उनसे मुलाकात की थी। बनी गाला के एक कमरे में उन्हें बंद किया हुआ है और उस कमरे को सील किया हुआ है। खिड़कियाँ तक जो है वो नहीं खोलने की इजाज़त वहाँ है। और उन्हें कोई शहद में चीज़ दी गई, जो शहद उन्होंने तो खा लिया, लेकिन उसके बाद उनके नाक, मुंह, आँखों से जिस तरह से पानी सारी रात बहता रहा, वो उनके सारी अंदर जलन होकर तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी तक मैं पानी तक जो है कड़वा लगता है और पता नहीं क्या चीज़ दी गई है। अब आप इसको क्या कहेंगे? आप इसको आर्सेनिक कहेंगे, आप इसको जहर कहेंगे, आप इसको एसिडिटी कहेंगे, आप इसको कुछ तो कहेंगे ना। आप अपनी हमारी जो है आम ज़बान लुगत में हम कहेंगे जहर दी गई है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उसके बाद उसका तसलसल किया गया। उसके बाद जो है ये आपके हार्पिक के कतरे जो है 3 उसके मिला के पानी उसमें दिए गए और उससे फिर तजदीद हो गई उनका जो पहले ही से सारा जो ये स्टमक का और सारा अंदर का निज़ाम जो है उनका बहुत उसमें मतलब है। लेकिन चूंकि वो तहज्जुद गुजार है, नेक औरत है, वो अल्लाह ताला ने उसमें इतनी सकत और अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दे दी कि अल्लाह ने उसको बचा लिया। मगर ये देखें, बाहर से तो खाना आ नहीं रहा है। अगरचे बनी गाला उसका अपना घर है, लेकिन एक एक इंच पर कब्जा किसी और का है और कब्ज़ा किसी और का है। खाना भी उनको जो है, पानी भी उनको जो है वो उन्हीं की तवस्सुत से मिलता है जिनके वो कब तहवील में हैं।
तो इसलिए जाहिर है कि जो भी उनके साथ होता है, अब मैं कभी खाना खाऊं तो मैं कहता हूँ यार फूड पॉइजनिंग हो गई है फलां चीज़ उसमें। देखिए बंदे को, इंसान को अपना तो पता होता है ना कि मैंने क्या बिल्कुल चीज़ खाई है और उसमें मुझे क्या उसका रिएक्शन हुआ है। तो वो फिर एक ज़िंदगी का उसका एक तजर्बे होते हैं जिसकी बुनियाद पर एक शख्स कहता है कि हाँ मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई है। अब फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या, जहर कहेंगे कि जहर मिला के दी गई है। वो अगर बासी होती है तो भी फूड पॉइजनिंग होती है। फूड पॉइजनिंग एक क्यूमुलेटिव जो है इफेक्ट है ऑफ ड्रग्स। ड्रग कौन सा दिया जाता है, वो हार्पिक के कतरे दिए जाते हैं, वो आर्सेनिक के कोई ऐसी जो है कंपोनेंट दिए जाते हैं, उसको आप पॉइजन ही कहेंगे। तो ये डॉक्टर ने रूल आउट नहीं किया। माफ़ कीजिएगा अगर उनकी ज़िंदगी को कुछ हुआ या इमरान खान की कुछ हुआ तो यही जिम्मेवार होंगे जिनकी वो कस्टडी में है। सो इसलिए स्पेक्यूलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे में ये इंसानियत के भी ख़िलाफ़ है, ये इंसानी हकूक़ के मुतसादिम है, ये जेल रूल्स के मुतसादिम है, ये हमारे आइन के मुतसादिम है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर फर्स्ट लेडी को और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को आपने जो है जेल में बंद किया हुआ है, और जेल में भी उन केसों में बंद किया हुआ है जो खुद 6 जजेस लिख के दे चुके हैं कि जिस दबाव के तहत, शदीद दबाव के तहत ये फैसले लिए गए हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अनकरीब ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते की मार है, ये बरी हो जाएंगे, सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ होता है तो यकीनन हमें भी एज अ पार्टी हमें इसका जो है बिल्कुल बहुत तशवीश है, और कौम और मुल्क सारी को तशवीश है कि बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब सर आपके वक्त का। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आमिर इलियास राना साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार, और साथ में ज्वाइन किया माजिद निज़ामी साहब ने। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। राना साहब इब्तिदा आपसे करता हूँ, मेरे साथ अभी मौजूद थे लतीफ़ खोसा साहब। वो ये कहते हैं कि बुशरा बीबी को ये लगा कि उनको जहर दिया गया है, क्योंकि जब उन्होंने शहद लिया तो उन्हें महसूस हुआ कि शहद लेने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ रही है। और हम तो यही समझते हैं बचपन से कि भाई फूड पॉइजनिंग हो तो बंदे को पता लग जाता है कि किस चीज़ से हुई। तो वो कहते हैं कि यकीनन उनको कुछ ना कुछ दिया गया, और इस पूरे तरीके से दिया गया कि जिससे जो है वो रिपोर्ट्स के अंदर भी ना आए, और रिपोर्ट्स भी वो कहते हैं कि अभी हतमी नहीं आई। तो बुशरा बीबी किसी ज़हनी दबाव का शिकार आपको महसूस होती है? क्योंकि जो उनके वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब, वो कहते हैं ज़हनी दबाव तो ज़ाहिर है कि होता ही है गिरफ्तारी के अंदर, लेकिन इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को कत्ल करने की कोशिश की जा सकती है। तो ये प्रोएक्टिव बयानियाँ है, बात दुरुस्त आपको महसूस होती है, उनकी जान को वाकई ख़तरा है? क्या मामला लगता है राना साहब आपको? देखें, किसी भी शख्स, औरत, मर्द, कोई भी हो, और किसी भी सिचुएशन में ज़ाहिर है जान सबकी प्यारी होती है और होनी भी चाहिए। फिर सियासी लीडरशिप हो, उन पर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। और आपको देख लें कि मियाँ नवाज शरीफ के लिए भी तो यही कहा गया था कि उनको पॉइजनिंग की गई थी और फलां हुआ था। तो मैं और आप इस बात पे तो मजाक नहीं उड़ा सकते ना किसी बात का, बिल्कुल कि जी ये नहीं हो सकता। उन्होंने अपना खदशा जाहिर किया, लेकिन चूँकि उनके जिस मॉलेज का नाम दिया गया था कि उससे शौकत खानम के डॉक्टर से चेक कराएं, तो उन्होंने बता दिया। फिर रिपोर्ट्स भी आ गई। अल्लाह करे कि कोई ऐसी बात ना हो कि उनकी तबीयत बिगड़े। ज़ाहिर है कि जब पॉलिटिकल प्रोफाइल की बातें आ जाती हैं तो फिर उसके अंदर एहतियात लाजिम हो जाती है, और हुक्मरानों पे आ जाती है, अमले पे आ जाती है जेल के, कि इमरान खान जेल में हैं और उनके लिए तो रिपोर्ट्स आ चुकी हैं सारी कि खाना वहीं पे अलग से बनाया जाता है। बेगम बुशरा चूँकि अपने ही घर पे उनको किया गया है, तो उसकी भी वजाहत आ जाएगी कि क्या खाना कैसे हो रहा है। लेकिन ये मैं नहीं समझता कि कोई भी हुकूमत, कोई भी इदारा इस तरीके से किसी को कहें कि सियासी मुखालिफ, और ख़ास तौर पे जब वो आपकी तहवील में हो, क्योंकि आप जेल में हैं तो फिर आप गवर्नमेंट की तहवील में है ना, तो आपके ऊपर दुगनी जिम्मेदारी हो जाती है। उन्होंने खदशे का इजहार किया, लेकिन चूँकि सबसे पहले तो कल ही उनके वकील की तरफ से, डॉक्टर की तरफ से वजाहत आ गई थी, तो मेरा ख्याल है कि ठीक है, बेहतर हो गया। आइंदा वो भी चेक करा के बात करें, ज़्यादा बेहतर है। खदशे का इजहार करना उनका हक़ है, उन्होंने किया। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट ने अपने टेस्ट करा के, रिपोर्ट्स करा के, डॉक्टर को भी मिला दिया, चेक भी करा दिया, बेहतर हो गया, अच्छा हो गया। बिल्कुल ठीक है। माजिद निज़ामी साहब, आप क्या कहते हैं? जिस तरह राना साहब कह रहे हैं, ज़ाहिर है मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, इंसानी हकूक़ के हवाले से तो हम ना मजाक उड़ा सकते हैं ना कुछ है, लेकिन माजी में ऐसी मिसालें मिलती हैं कि जेल में किसी सियासतदान के ऊपर जहर के ज़रिए मर्डर अटैम्प्ट किया गया हो।
जी बहुत शुक्रिया। मेरी राय में इन मामलात को बिल्कुल हसास नौइयत के मामलात के तौर पे ही डील करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर साजिश और इससे मिलते जुलते मसाइल काफ़ी रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान की सियासी तारीख पे नज़र डालते हैं तो हमें कई ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं कि जेल में, हिरासत में या गिरफ्तारियों के अंदर लोगों पर तशद्दुद किया गया, उन्हें मारने की कोशिश की गई। आसिफ अली जरदारी की ज़बान काटने का मामला अभी तक तारीख में हमारे सामने है। तो इसलिए हुकूमतों को भी खुद एहतियात करनी चाहिए। और ये बिल्कुल एडवोकेट जनरल ने जो अदालत में रिपोर्ट जमा कराई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वैसे तो अडयाला जेल में 10 कैदियों पर एक पुलिस एहलकार को तैनात किया गया है, लेकिन इमरान खान की हिफाजत के लिए 14 एहलकार वहां पर डिप्यूट किए गए हैं। इसी तरह सीसीटीवी कैमराज भी लगाए गए हैं। सो हुकूमत वक्त की ये ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो इन चीजों के हवाले से एहतियात का दामन ना छोड़े। और उसकी वजह यह कि इस वक्त जो पोलराइज्ड माहौल बन चुका है और पिछले 2 साल से तहरीक इंसाफ को जिन मुश्किलात का सामना है, अगरचे उसकी वजूहात पर बात की जा सकती है, लेकिन बहरहाल वो मुश्किलात तो हैं। ठीक और हो उसके गया। बाद जब वो इस तरह के खदशात का इजहार करते हैं तो उनके कारकुनान में डेफिनेटली इस तरह का एहसास पैदा होता है कि शायद इस तरह के कोई मामलात किए जा रहे हैं। बिल्कुल तो ठीक अगर है। मगर से निकल के इन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से और एहतियात से ही डील करना चाहिए। ठीक हो गया। राना साहब, खोसा साहब का दावा ये भी था, ज़ाहिर है सीनियर वकील है इसलिए हम उनके दावे के ऊपर सवाल भी उठा सकते हैं। मैंने उनसे भी यही पूछा, आपसे भी यही पूछ लेता हूँ। वो ये कहते हैं कि खान साहब 2-3 हफ्ते के केसेस उनके ऊपर बाकी रह गए, फिर वो जेल से बाहर होंगे। जब ये बात कोई और करता है, कोई बगैर वकील यानी कि जो वकील ना हो और कोई और बात करे, तो हम कहते हैं सियासी बयान है, लेकिन वकील ये बात करे तो इसको वेटेज देनी चाहिए। आपको लगता है कि केसेस अब उनके इतने ही कम रह गए? देखें, जब वकील हो या पॉलिटिकल शख्सियात उनकी पार्टी की हों, तो एक तो अपने लोगों को, वोटरों को हौसला देना होता है, चाहने वालों को हौसला देना होता है, और दूसरा कानून की नज़र में चीज़ें देख रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों का इन्हीं वकीलों में से दावा था कि ईद खान साहब घर पे गुजारेंगे, उससे पहले था कि रोज़े घर पे गुजारेंगे। और अभी चूँकि उनके अपने वकील ने, सफदर साहब जो हैं, ये जितना भी साइफर के केस में फैसले पे डिले आया है, ये उनके पार्ट पे आया है। कम से कम 5 आखिरी उसमें उन्होंने हर रोज़ ये कहा कि 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1.5 घंटा मैं लूँगा, और कल भी यही हुआ। तो फिर उसके बाद वो 16 अप्रैल पे चला गया, क्योंकि अभी प्रोसिक्यूशन क्या जवाब देती है, FIA वाले आके इन सारी चीज़ों को, जो उनके बकौल तो केस डिमोलिश हो गया है, जजेस के भी रिमार्क्स ऐसे आ चुके हैं कि मैक्सिमम 2 साल मैक्सिमम बनती है सज़ा। अब वो क्या जवाब देंगे, उस पर क्या रिमार्क्स आएंगे, वो 2 दिन ले लेंगे, 3 दिन ले लेंगे। अगर सफदर साहब ख़त्म कर देते हैं इसको, अपनी 16 तारीख को मुकम्मल कर लेते हैं अपनी मारूज़ात जो कोर्ट के सामने, क्योंकि अचानक उन्होंने कहा जी मैं दोबारा इन सब को इकट्ठा करके भी जवाब देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जी, जजों ने कहा ठीक है। अब उसके साथ मौजूद है इस वक्त इद्दत वाला केस जिसमें सज़ा हुई है, वो अलग कोर्ट में है, और इसी कोर्ट में अपील पेंडिंग है, लेकिन वो उनको ज़मानत तो एक किस्म की हो चुकी हुई है तोशाखाना में। तो वो तो अपील पे नैब ने ये कहा कि जहाँ पे कि हमें सज़ा सस्पेंड करने पे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन अपील टाइम पे आनी चाहिए, अपनी बारी पे आनी चाहिए। इसके अलावा भी खान साहब मुख्तलिफ़ केसेस में बंद हैं, तो ज़मानतें तो हमेशा से खान साहब को फ़कीरुल मिसाल मिली हैं, इनकी पार्टी को मिली हैं। इवन जिन 6 जजेस के नाम आ रहे हैं उनकी तरफ से बेपनाह रिलीफ दिया गया है। वो तो अब आगे जब सुप्रीम कोर्ट में केस 29-30 को चलेगा, तो वो जो उनके ऊपर प्रेशर है वो तो उन जजेस को बताना पड़ेगा। मेरा ख्याल है पूछना भी चाहिए, क्योंकि इतने संगीन इल्ज़ामात जब आप पाकिस्तान के इदारों पे आ जाएं और एक दूसरे इदारे के लोग लगा रहे हों, तो उसे सिर्फ मिट्टी डाल के नहीं, कारपेट के अंदर नहीं रखा जा सकता। अच्छी बात है, काम शुरू है, वकला उनके पुरजोश हैं, उनको अपील के हैं। देखें ना, नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी, उनको जो वज़ारत उज़्मा से हटाया गया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में हटा दिया था। उस वक्त तो रिव्यू था, सिर्फ अपील थी नहीं, और वो एकदम सज़ा उनकी फ़ाइनल हो गई। यहाँ पे तो जो भी सज़ा है वो कानून के, उसमें उसकी जल्दी और देरी के ऊपर सवालात हो सकते हैं, बात हो सकती है, लेकिन वो जहाँ से देखें ना, अब इनके एहतसाब अदालत से केस आए हैं तो हाई कोर्ट में आ गए हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सारी रेमेडीज़ मौजूद हैं। उनके लिए वो रेमेडीज़ मौजूद नहीं थी, ये फ़र्क है। लेकिन राना साहब आपको क्या लगता है कि कितना को खान साहब के केसेस, जिस तरह से उनको जस्टिस मिलता रहा है माजी में या मिलता है, तो उससे आपको क्या ड्यूरेशन क्या फील होती है? 2 महीने, 4 महीने लगता है कि इन सारे केसेस से वो निकल आएंगे स्पीड के साथ? देखें, मैं आज इस वक्त तक मेरा ख्याल है कि वो बरी हो जाएं, उनके ऊपर और केसेस हैं,
वो पब्लिक में तो नहीं आ रहे, मुझे तो जल्दी नज़र नहीं आ रहे, कहीं जल्दी नज़र नहीं आ रहे। ठीक है निज़ामी साहब, आपको नज़र आ रहे हैं खान साहब जल्दी नज़र आ रहे हैं? आपको कोई लगता है रिलीफ उनको तेज़ी से मिलेगा? जी मेरी राय इसमें खासी मुख्तलिफ है, और वो इस तरह से है कि मेरे ख्याल में रियासत और इमरान खान दोनों के लिए सूटेबल यही है कि इमरान खान जेल में रहें। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन हो चुके हैं, काबीना बन चुकी है, सेनेट का मामला भी एक आध दिन में ठीक हो जाएगा, उसके बाद निज़ाम कार चलना शुरू हो जाएगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का मामला यह है कि वो 9 मई के बाद कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर इमरान खान साहब रिहा हो जाते हैं तो उसके बाद वो क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। उसकी वजह ये कि तहरीक इंसाफ ईद के बाद एक तहरीक चलाएंगे, ये तहरीक इंसाफ कहते फिर रही है कि ईद के बाद दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर जो उनके हमअसर हैं, अभी एक इजलास भी हुआ, लियाकत बलोच साहब भी थे उसमें, मेंगल साहब भी थे, बाकी भी थे, तो कोई तहरीक खड़ी हो सकेगी निज़ामी साहब? जी मुझे तो खासा मुश्किल लगता है। उसकी वजह यह है कि खसूसन पंजाब के अंदर उन्हें एहतजाजी मुजाहिरों में और जलसे जुलूस करने में खासी मुश्किल का सामना है, और उन्हें बड़ा उसके अंदर स्नब किया जाता है। सो पंजाब के अंदर अगर मामला गर्म नहीं होगा, यहाँ पर सियासत नहीं चमकेगी, तो पूरे पाकिस्तान पर उसका असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह कराची के अंदर भी उन्हें खासी मुज़ाहमत का सामना होता है। और तीसरा तहरीक इंसाफ का एक इंटरनल मसला है। उसकी वजह यह कि इस वक्त वो अपने केसेस में मसरूफ हैं, उनके ऊपर पहले मुकदमात हैं, इसलिए वो ये चाहेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक ये मामला रहे, असम्बली के अंदर शोर शराबे तक, गुलगपाड़े तक ये मामला रहे, और इसके साथ साथ ये मामला इस हद तक आगे ना बढ़े कि उन्हें एक दफ़ा फिर मुश्किलात का सामना हो। क्योंकि तहरीक इंसाफ में एक राय ये भी है कि इस वक्त इस तरह के बयानात के जरिए और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए वक्त गुजारा जाए, इमरान खान की कानूनी मुश्किलात को कम किया जाए, और ये जो एहतजाजी तहरीक के मामले हैं या हुकूमत को गिराने के मसले हैं, ये फिर दूर की बात है, इनके ऊपर अभी बात ना की। ठीक हो गया, मैं एक ब्रेक लेता हूँ। राना साहब फिर आपकी तरफ आना है, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने एक बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा मिसाक मईशत में 90% अमल हो गया, अब अदालती इस्लाहात करेंगे, कानूनी इस्लाहात करेंगे। क्या इस्लाहात हो सकती हैं, राना साहब से पूछेंगे ब्रेक के बाद। जिस तरह से बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि मिसाक मईशत में 90% अमल हो गया, अब जो है वो अदालती इस्लाहात करेंगे, तो क्या हुक्मरान इत्तेहाद या जो नून लीग की हुकूमत पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बनी है, कोई बड़ी इस्लाहात का सोच रही है अदालत में? क्या चीज़ें होंगी, कुछ है खबर आपके पास? देखिए, मिसाक जमहूरियत चूँकि साइन हुआ था और उस पर काफ़ी कुछ वो 18वीं तरमीम का हवाला है और चीज़ें हो गई हैं, और वो जो अदालती इस्लाहात है वो इस पाकिस्तान की ज़रूरत है। अब देखना ये होगा कि बिलावल भुट्टो के जहन में अदालती इस्लाहात से मुराद क्या है। PMLN और इनके इत्तेहादियों में MQM बैठी हुई है। अदालती इस्लाहात में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आम आदमी के लिए होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे जो अदालती इस्लाहात के नाम पे भी ख्वास के लिए काम होते हैं। आम आदमी के लिए अदालतों से रिलीफ लेना नामुमकिन होता जा रहा है। आप देखें कि दूसरी तीसरी नस्ल सुप्रीम कोर्ट में सिविल मुकदमात में पहुँचती है। मैकेनिज़्म ये होना चाहिए कि कितनी जल्दी से जल्दी मामला तय हों निचली कोर्ट्स पे, और अच्छे ऐसे फैसले आएँ और वहाँ पे जाके वो अपहेल्ड हों आला अदलिया में। मैं बिल्कुल काफ़ी दिनों से मुसलसल कह रहा हूँ हर प्रोग्राम में जाके, और मैं 97 में खालिद अनवर जब लॉ मिनिस्टर बने थे नवाज शरीफ के, और साकिब निसार उनकी फ़ाइलें उठा के फिरते थे, और फिर उनको सेक्रेटरी लॉ लगा दिया गया था, नवाज शरीफ के साथ फ़ाइलें उठा के फिरते थे। मेरी मुराद ये है, मैं खालिद अनवर से उस वक्त बात करता था कि ये अदलिया की जजों की अपॉइंटमेंट में उस वक्त पॉलिटिकल लोग थे, आज चीफ जस्टिस साहिबान की चिट है। ये क्यों है? ख्वाजा शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ से सिविल जजों की भर्ती पब्लिक सर्विस कमीशन से लेके अदलिया को दे दी थी कि हम अपना टेस्ट खुद लेंगे। भाई, आप सब जगहों पे भर्ती करें पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए। आप हाई कोर्ट में भी ला रहे हैं ना, तो उसका भी म्यार होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए ये जो चैम्बरों की लड़ाई है ना, मेरे चैम्बर तेरे चैम्बर, और बड़े बड़े वकील फिर मी लॉर्ड और माई लॉर्ड कर रहे होते हैं कि अपने अपने जज लगवाए हुए होते हैं। तो इससे इस पाकिस्तानी कौम को जब तक अदालती इस्लाहात में आप जान निजात नहीं दिलाएंगे, आपकी कोई अदालती इस्लाहात नहीं चल सकती। जज ठीक बैठे हों, प्रोफेशनल बैठे हों, फैसले जो मर्जी आएँ, क्योंकि सज़ाएँ जिस तरह भी मर्जी दी जाएँ होती है ना अपहेल्ड कि जी हो गई सज़ाएँ, बस ठीक है, ख़त्म हो गई, फाइनल कर लिया 184(3) में। तो इन चीज़ों के ऊपर जहाँ ट्रेसपास अदलिया ने किया है उसको रोकना चाहिए कि आप अपनी डोमेन में खालिश रहें। आप ना इंतज़ामिया का अहलकार बने, ना बने इस्टेब्लिशमेंट के, क्योंकि यही चीज़ें पाकिस्तान की तबाही का बाइस बनी है। तो बिलावल भुट्टो तो जो भी लाएँ,
मेरी पहली डिमांड होगी कि अदलिया के अंदर जो ज़बरदस्ती इफ्तिखार चौधरी साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी से 19 तरमीम कराई थी कि पार्लियामेंट का थोड़ा बहुत जो भरम रखने के लिए एक कमेटी का था कि वो भी राय देगी और वो वेटेज रखेगी, उसको ज़ीरो कर दिया था। अब तो सिर्फ ये है कि आप देखें, रिपोर्टें देखें और भेज दें आगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बाकी तो बेशुमार हमारे पास पेजेस के पेजेस भरे पड़े हैं। हमने $मिलियन अदालती इस्लाहात के नाम पे कर्ज़ों के लेके खाए हैं। रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर बैठ के पैसे बनाते रहे हैं, अपने चमचों खर्चों को बिठाते रहे हैं। उसके अंदर रिपोर्ट की रिपोर्ट भरी पड़ी हैं। ये पार्लियामेंट दिनों में काम कर सकती है। आए तो सही इस्लाहात पे, फिर आपको इंतखाबी इस्लाहात भी करनी होंगी, क्योंकि अब आपके पास 2/3 अक्सरियत बन गई है। कोई ऐसा इशू नहीं है। उसमें जो कमी है वो है KP के सेनेट के इलेक्शन जिस दिन होंगे, क्योंकि 4 से 5 सीटें इन्हें हुक्मरान इत्तेहाद को चाहिए वहाँ से, और वो मिल रही हैं उनको मखसूस नशिस्तों के साथ। अब जब वो फैसला होगा पता चल जाएगा, वही आखिरी रुकावट है, वो ख़त्म होती है तो ये धड़ा आप देखेंगे होंगी। अब आपने KP का तस्करा कर दिया, तो अमीर मकाम साहब का मैं एक इंटरव्यू मेरे नज़र से गुजरा गुज़िश्ता रात का, वो कहते हैं कि KP के में अगर ज़्यादा इसी तरह काम चलता है तो गवर्नर राज लगा देंगे। तो ये इब्तिदा में कोई चांस होता है इस तरह से 5 साल शुरू हुए हो और आप दूसरे महीने ऐसी बात कर दें? देखिए, जब आपके पास इख्तियार मौजूद हो ना, तो फिर क्या कहते थे सिंध में, फवाद चौधरी के बयान भूल गए आप कि 1 मिनट में उड़ा देंगे और गवर्नर राज लगा देंगे। बस ये धमकियां इसीलिए दी जाती हैं कि आप राय रास्त पे रहें, हमारी बात माने। अब गंडापुर साहब को वो बता रहे हैं ना, क्योंकि उनके साथ वहाँ पे वो तो KP में मुसलसल PTI का 11वां साल शुरू हो गया ना हुकूमत का, और अमीर मुकाम से PMLN में भुगत रहे हैं। उनके ऊपर पर्सनल प्रेशर भी आए हैं, कारोबार भी उनका ख़त्म किया गया, और फिर ज़ाहिर अब आज उनके पास अक्सरियत आ रही है, तो एक रास्ता मौजूद है। उसको भी फिर आखिर में तो सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आप पार्लियामेंट से तो उसे पास करा लेंगे, कोई मसला नहीं है, मुश्तरका इजलास बुला के जो सदारती फरमान नाफिज होगा। लेकिन ये दबाया जाता है, बताया जाता है, होना मतलब लोगों की राय में लोग जीत के आए हैं ना, उनको भी ख्याल करना चाहिए जो KP में गवर्नमेंट है, और वो कर भी रहे हैं। 2 दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर से मिल चुके हैं आके, कुछ उनकी भी अशोई हो, उनको भी पैसे मिलने चाहिए जो सूबे के हैं, और मिल के काम को आगे बढ़ाना चाहिए। सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर असल में मसला बना है। ठीक हो गया। निज़ामी साहब, ज़रा क्लोजन के ऊपर मैं हूँ, तो आप भी ज़रा क्विकली अगर एक कमेंट कर दें कि गवर्नर राज का कोई चांस, या आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ और अली अमीन गंडापुर साहब का अभी तक का तर्ज़ अमल कोई इतना ख़राब है? क्योंकि राना साहब की बात है तो मैं भी मुत्तफ़िक हूँ, अभी तक गंडापुर साहब ठीक चल रहे हैं, बयानात अपनी जगह, लेकिन पहुँच भी रहे हैं जहाँ उनको बुलाया जा रहा है, मिल भी रहे हैं तरीके से, तमीज़ से बैठ के बात भी कर रहे हैं। जी, खैबर पख्तूनख्वा का मसला मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पे ही थोड़ा सा खराब है। वहां पे इशू ये है कि 115 नशिस्तों में से 90 से ज़ायद PTI ने जीती थी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से। अब मसला ये है कि वहां पे अपोजिशन ने तो 20-25 सीटें जीती और उन्हें 30 मखसूस नशिस्तें दी जा रही हैं। तो ये बहरहाल इसके ऊपर जो भी अदालती फैसले या इलेक्शन कमीशन के मामलात हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन ये बजाते खुद एक मज़गा खेज बात है कि 20-25 MPs हैं और उनके ऊपर 30 मखसूस नशिस्तें उनको मिल रही हैं। तो ये तनाज़ा वहां पर रहेगा, फेडरल में और सूबे के अंदर ये मामला इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हमें अली अमीन गंडापुर कोई रियासती महाजराई की तरफ नहीं जा रहे, और अभी तक के उनके जो इंडिकेटर्स हैं उनसे ये लगता है कि वो सूबे की और फेडरल की कोऑर्डिनेशन के साथ ही चलेंगे। बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब आपका, आमिर इलियास राना साहब आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम अख्ताम की तरफ जाता है, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।